हाय गाइस, तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। तो हमारा जो इंडिया है वो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। अभी जब हमने पूरा हमारा फ्रीडम का साइकिल देखा, अब हम देखेंगे कि फ्रीडम के बाद हमने क्या किया। किसी भी इकोनॉमी में 3 मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं, उसे 3 मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। What to produce, how to produce and for whom to produce. What to produce में हम गुड्स के कॉम्बिनेशन एंड क्वांटिटी पर फोकस करते हैं। How to produce में हम टेक्निक्स पर फोकस करते हैं, यानी कि हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे या फिर कैपिटल इंटेंसिव। एंड फॉर whom to produce में हम डिसाइड करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस क्लास के लिए होगा। ओके, सो ये 3 मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं किसी भी इकोनॉमी में। किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम इसी 3 मेन प्रॉब्लम्स पर बेस्ड होता है। 3 मेन सिस्टम देखने को मिलते हैं जो होते हैं सोशलिस्ट सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम एंड मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम में व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस जनता के लिए होता है, यानी कि इट इज़ डन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड डिसाइडेड मेनली बाय द गवर्नमेंट। Basically, means of production are owned, operated and controlled by the government. Capitalist economy में main motto होता है earning profits and the production means are owned, controlled and operated by the private sector. What to produce में वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी जिनका डिमांड होगा। How to produce में हम उन टेक्निक्स को चूज़ करेंगे जो ज़्यादा चीप होंगे। एंड for whom to produce में हम उस क्लास के लिए प्रोड्यूस करेंगे जिसके पास एक्चुअल में परचेजिंग पावर होगी। तो जो हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस थे राइट, वो बहुत कंफ्यूज थे कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम को चूज़ करें, क्योंकि पूरी तरफ सोशलिस्ट पर इंक्लाइंड रहना भी अच्छी बात नहीं होती है एंड कैपिटलिस्ट में भी, क्योंकि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है राइट, उसके लिए हमारे पास पहले तो बहुत सारी पॉपुलेशन थी एंड एक इंडिया जैसी बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री में पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में देना वाज नॉट करेक्ट। हमारे यहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी वर्क नहीं कर पाती क्योंकि बेसिकली हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा गरीबी भी थी एंड एक ऐसा सिस्टम चूज़ करना जहाँ पे डिमांड सप्लाई के ऊपर कुछ भी चीज़ें बेस होंगी, स्पेशली एक ऐसे टाइम पे जहाँ बहुत भूखमरी एंड गरीबी है, वो करेक्ट नहीं होता। तो जो हमारे पॉलिटिशियंस थे राइट, उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम को चूज़ किया जहाँ पे एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का। गवर्नमेंट एसेंशियल गुड्स प्रोवाइड करती एंड जो प्राइवेट सेक्टर है वो उन सभी गुड्स को प्रोवाइड करती जिनकी डिमांड होती। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे जिसको इकोनॉमिक प्लानिंग कहती है। Economic planning is nothing but making major decisions on how to produce, what to produce and for whom to produce by the conscious decisions of a determinant authority on the basis of a comprehensive survey of the economy as a whole. हमारे यहाँ the Industrial Policy Resolution 1948 and the Directive Principles of the Indian Constitution set up किए गए थे जिन्होंने पब्लिक सेक्टर की लीडिंग रोल को डिफाइन किया था। 1950 में हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन भी सेटअप किया गया था जिनके चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने 5 ईयर प्लान्स और पर्सपेक्टिव प्लान्स को लॉन्च किया था। 5 ईयर प्लान्स वो प्लान्स होते हैं जो केवल बेसिकली 5 ईयर्स के लिए बनाए जाते हैं एंड वो 5 साल तक एक ही गोल पे फोकस करते हैं। एंड ये जो कॉन्सेप्ट था वो सोवियत यूनियन से बोरो किया गया था। पर्सपेक्टिव प्लान्स यानी कि थोड़े से लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं जो 20 ईयर्स के गोल्स को डिफाइन करते हैं। तो जो 5 ईयर प्लान के गोल्स थे राइट, बेसिकली उसका मेन गोल था टू रिमूव इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड डेवलप द इंडियन इकोनॉमी। हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 1951 को एंड एंड हुआ था 31 मार्च 1956 को। तो इनमें ना हमें 4 बेसिक गोल्स देखने को मिलते हैं जो है ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि हमारी जो इकोनॉमी है राइट वो प्रॉस्पेर करे, एंड प्रॉस्पेर करने का एक तरीका या फिर जिस तरीके से हम किसी भी इकोनॉमी को नाप सकते हैं वो है जीडीपी। तो जीडीपी क्या होता है? द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। कभी भी अगर किसी भी इकोनॉमी में जीडीपी इंक्रीज होती है तो इसका मतलब बेसिकली एक पॉजिटिव साइन होती है एंड ये भी डिनोट करता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है एंड पीपल का जो पर हेड अवेलेबिलिटी है राइट वो बहुत अच्छा है बेसिकली। हमारा सेकंड गोल था मॉडर्नाइजेशन। तो जो मॉडर्नाइजेशन है राइट, उनको हम 2 पहलू से समझ सकते हैं। पहला है अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक। जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो बहुत ऑब्वियस बात है कि हमारे दिमाग में मशीन्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी के अडॉप्टेशन की बात तो कहीं ना कहीं आ ही जाती है, लेकिन ये सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं था। हमें हमारे जो सोशल आउटलुक है उसे भी चेंज करना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन पार्टिसिपेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, इन सभी चीज़ों को हटाकर हमें बेसिकली मॉडर्न बनने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद आता है सेल्फ रिलायंस। जब हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस हुआ था उसके बाद ना किसी भी कंट्री पर अगर हम कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट होते राइट तो वो बेसिकली फॉरेन इंटरफेरेंस हो जाती एंड हमारे यहाँ बेसिकली हैवी डिपेंडेंस देखने को मिलता फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर। तो प्रेफर किया गया कि हम सेल्फ रिलायंट बने, यानी कि आत्मनिर्भर भारत की पॉलिसी को फॉलो किया गया जहाँ पे हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड ऐसी सारी पॉलिसीज़ करते थे जहाँ पे हम ट्राई करते थे कि हम जो भी सामान है खुद उगाएं एंड तब तक इंपोर्ट ना करें जब तक हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो उसकी। 5 ईयर प्लान्स का लास्ट गोल है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है कि हर एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड राइट्स मिले, यानी कि जो डेवलपमेंट हो रही है राइट वो अमीर के साथ साथ गरीब को भी फ़ायदा दे। इसका मतलब होता है इक्विटी, यानी कि बेसिकली इक्वल राइट्स इन टर्म्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। ओके,
तो ये हमारे 4 बेसिक गोल्स थे जो किसी भी 5 ईयर प्लान को बनाते वक्त ध्यान में रखे जाते थे। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑल गोल्स कांट बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, हाउएवर द प्लानर्स मस्ट कीप इन माइंड टू नॉट कॉन्ट्रडिक्ट द 4 गोल्स मेंशन अबव। यानी कि हर गोल को हम इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते और हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कोई भी प्लान बना रहे हैं राइट, तो वो ज़्यादातर कॉन्ट्रडिक्ट ना करें। अभी हम फोकस करने वाले हैं डिफरेंट सेक्टर्स पर। पहले आता है एग्रीकल्चर। ये जानना ज़रूरी है कि हमारा मेजर पॉपुलेशन यानी कि 70 to 75% पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली एग्रीकल्चर में काम करते थे। एंड ये जानना ज़रूरी है कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में 2 मेन प्रॉब्लम्स थी। पहला था जो लैंड टेन्योर सिस्टम था जो ब्रिटिशर्स द्वारा बनवाया गया था इन चैप्टर 1 जो आपने पढ़ा था, एंड सेकंड है लो प्रोडक्टिविटी। हमारे लैंड में लो प्रोडक्टिविटी थी एंड इसके कारण हम यूएसए से बहुत सारा फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करते थे। इसलिए 2 टाइप के रिफॉर्म्स बनाए गए, क्योंकि जब हमारा एक मेजर क्लास पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर निर्भर है एंड हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है एंड ऐसे सारे सिस्टम्स हैं जो हमारे ग्रोथ को स्टॉप कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर पर डेवलपमेंट करना वाज लाइक द फर्स्ट थिंग जो गवर्नमेंट के दिमाग में आया। गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में 2 टाइप के रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। पहले थे लैंड रिफॉर्म्स एंड दूसरा था ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म्स के बारे में अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। लैंड रिफॉर्म्स primarily refers to the change in the ownership of land holdings, and reforms measure have been introduced by various underdeveloped and developing countries for attaining a rational and distribution pattern and viable farming structure। ठीक है, तो पहला लैंड रिफॉर्म है अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। गवर्नमेंट का आइडिया ये करने का, ये जो पूरा उन्होंने स्टेप लिया, बेसिकली उनका ये मतलब था कि इंटरमीडियरीज यानी कि जो हमारे ज़मींदार थे राइट, उनके रोल को वो एलिमिनेट करेंगे या फिर अबॉलिश करेंगे एंड जो ओनर है राइट, रियल ओनर्स जो फार्मर्स हैं उनके हैंड में ओनरशिप देंगे। तो इससे क्या होता है, बेसिकली उनको काम करने का ज़्यादा मन करता है ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट बेसिकली अर्न कर सके। ठीक है, अगर खुद की ज़मीन है तो कोई भी इंसान ज़्यादा बेटर काम करने का कोशिश करेगा, अगर किसी और के लिए काम करने के लिए फोर्स किया जाए तो वो इतना अच्छा नहीं करेंगे। इसलिए द आइडिया बिहाइंड द स्टेप वाज दैट ओनरशिप ऑफ लैंड वुड गिव इंसेंटिव टू द एक्चुअल ओनर्स और द टिलर्स टू मेक इम्प्रूवमेंट्स प्रोवाइडेड सफिशिएंट कैपिटल वाज मेड अवेलेबल टू देम। एंड ये जो अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज हुआ उसकी वजह से 200 लाख टेनेंट्स डायरेक्ट कांटेक्ट में आए गवर्नमेंट से। हाउएवर जो गोल था इक्विटी का राइट, वो फुलफिल्ड नहीं हो पाया, क्योंकि बेसिकली बहुत सभी लोगों ने कुछ लूप होल्स निकाले। यानी कि किन्हीं एरियाज़ में जो ज़मींदार थे राइट, उन्होंने इविक्ट कर दिए यानी कि जो टिलर्स थे उनको, एंड बोला कि हम ही रियल ओनर्स हैं। ठीक है, एंड ऐसे सारी चीज़ें कर करके बेसिकली ये दिखाना कि हम ज़मींदार रहीं, हम ही फार्मर है, इन सभी चीज़ें कर करके उन्होंने बेसिकली इस पूरे एक्ट को इतने इफेक्टिवली गवर्नमेंट को नहीं लागू करने दिया। सेकेंड था लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग रेफर्स टू फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड। ठीक है, एंड बेसिकली इसका जो ये था राइट, कॉन्सेंट्रेशन जो पावरफुल लोगों के हाथ में है राइट, लैंड होल्डिंग्स के, इसको कम करके उन लोगों को देना जो एक्चुअल में ज़रूरतमंद है या जो एक्चुअल में उनकी नीड है। ठीक है, जैसे कि स्मॉल फार्मर्स या मार्जिनल फार्मर्स। तो बेसिकली इसमें क्या होता था, जो लैंड है ना उसकी एक मैक्सिमम लिमिट डिसाइड की जाती थी कि कोई भी इंसान मान लो 5 हेक्टर्स ऑफ लैंड होल्ड कर सकता है। अगर कोई ज़मींदार है जो बहुत वेल्दी है, जो 25 हेक्टर्स ओन करता है, तो उनके 20 हेक्टर्स को लेकर वो मार्जिनल फार्मर्स या फिर दूसरे क्या कहते हैं लैंडलेस फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, ताकि वो बेसिकली अच्छे से काम कर सके, सब में एक रोज़गार पैदा हो सके। अब हम देखेंगे कंक्लूजन को। तो लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल ओनली इन केरला एंड वेस्ट बंगाल बिकॉज द गवर्नमेंट हैड पुट मेजर एफर्ट्स इन दिस। अनफॉर्चुनेटली अदर स्टेट्स वुडंट प्रूवन दैट सक्सेसफुल। यानी कि ये जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो केरला एंड वेस्ट बंगाल में सक्सेसफुल हुए, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ ऑफ कोर्स पब्लिक ने भी कोऑपरेट किया होगा, बट अदर स्टेट्स में इतना एफिशिएंट क्या कहते हैं लगाव उसका नहीं दिखाया गया। अभी हम दूसरे टाइप के रिफॉर्म्स देखेंगे जिनको हम टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। अभी हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था राइट, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड था एंड स्टैग्नेंट था। क्यों? क्योंकि पहली बात, हम हैवीली डिपेंडेंट थे मानसून के ऊपर, हमारे पास आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी एंड हमारा जो लैंड था राइट वो इतना फर्टाइल था भी नहीं। तो इसके लिए ये जो पूरा चेन था राइट, उसको ब्रेक करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन को हमने बेसिकली लागू किया। एंड जो ग्रीन रेवोल्यूशन था राइट, वो 2 फेजेस में हुआ। पहले वो लिमिटेड स्टेट्स में किया गया, बेसिकली जो हमारे वेल्दी स्टेट्स थे राइट, उनमें इस सिस्टम को यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया। एंड सेकंड वो सभी पूरे ओवरऑल इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है,
तो अब हम जानेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू द हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। ठीक है, तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो 1960s में इंट्रोड्यूस कराया गया था एंड तब इंडिया की ऑलमोस्ट तुम कह सकते हो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 75% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर के ऊपर। ये खारिफ सीजन में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, एंड हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स के साथ साथ इसमें ना हमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड प्रॉपर इरिगेशनल फैसिलिटीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत थी। ये बेसिकली बेसिक्स थे अगर हमें इनको अप्लाई करना था। तो जो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स है राइट, वो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इन्हीं के कारण हो पाया। ये जो सीड्स थी राइट, वो उन प्लेसेस में की गई, बेसिकली मैंने बोला था राइट 2 फेजेस में हुआ था। पहले जहाँ पे बहुत अच्छा ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई सिस्टम था एंड बेसिकली ये जो चीज़ थी राइट, इनको केमिकल फर्टिलाइजर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, यानी कि उस मात्रा में जो एक नॉर्मल सीड को चाहिए थी उससे भी ज़्यादा। एंड बेसिकली ये जो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स है राइट, वो सबको अवेलेबल नहीं थी बिकॉज सबके फाइनेंशियल सिचुएशंस अलग थे एंड ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती थी। तो जो गवर्नमेंट है राइट, उसने इसके लिए भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए। उन्होंने बेसिकली फार्मर्स को लोन दिए या फिर सब्सिडीज़ दिए फर्टिलाइजर्स और उन सब में। सो येस, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें की। इसकी वजह से ये एक बहुत सक्सेसफुल एंड बहुत बढ़िया ऑपरेशन माना जाता है। तो जो इंडियन इकोनॉमी है राइट, बेसिकली इन्होंने 2 फेजेस में एक्सपीरियंस किया। जो पहला फेज़ था वो था मिड 60s टू मिड 70s के बीच में। तो ये जो HYV सीड्स का यूज़ था राइट, वो हमारे बहुत अच्छे स्टेट्स यानी कि जहाँ पे वाटर सप्लाई थोड़े अमीर स्टेट्स उन पे लागू किया गया, जैसे कि पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। एंड जो सेकंड फेज़ था वो था मिड 70s टू मिड 80s, जहाँ पे ओवरऑल इंडिया में इस पूरे चीज़ को लागू कर दिया गया। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन था राइट, उसकी वजह से बेसिकली अभी हमें अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ा फूड ग्रेन्स के ऊपर। एंड अभी हम बेसिकली अपने खुद के फूड ग्रेन्स यूज़ कर रहे थे, या फिर बेसिकली कह सकते हो अभी हम इंडिया के अंदर इतने केपेबल थे कि अब हम खुद प्रोड्यूस करके खुद कंज्यूम कर पा रहे थे एंड हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं थी। तो बेसिकली जो ग्रीन रेवोल्यूशन है राइट, उसके कारण हमने अटेन किया मार्केटेबल सरप्लस। अब आप पूछोगे मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, तो एक बार उसकी डेफिनेशन सुन लो। मार्केटेबल सरप्लस रेफर्स टू द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर produce which is sold in the markets by the farmers after meeting their own consumption requirements। यानी कि अगर मैं फार्मर हूँ एंड मैं सपोज 5 kg गेहूँ कंज्यूम करती हूँ, तो अगर मेरा टोटल कंजम्पशन सिर्फ 5 kg है राइट, सॉरी टोटल प्रोडक्शन, तो फिर मैं कुछ बेच नहीं पाऊंगी राइट। बेसिकली मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है कि 5 kg कंज्यूम करने के बाद जो मेरे पास बचता है वो मार्केटेबल सरप्लस है। यानी कि अगर मैं 25 kg प्रोड्यूस की हूँ तो 20 kg मार्केटेबल सरप्लस है। बेसिकली ये एक बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है क्योंकि अब मैं मार्केट में प्रोड्यूस करके सेल कर पाऊंगी, जिससे बेसिकली सभी फार्मर्स की ग्रोथ होगी एंड वो बेसिकली पैसे कमा पाएंगे राइट। उसके बाद हमें बफर स्टॉक मेंटेन करने में मदद किया, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। द ग्रीन रेवोल्यूशन enabled the government to procure sufficient amount of food grains to build a stock which could be used in the times of food shortage। और आखिर में है बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप। जैसे भी मार्केट में कभी भी सप्लाई बढ़ती है राइट किसी भी चीज़ का, तो उसका प्राइस कम होता है। अगर सपोज मान लो ऑनियंस की स्कैरसिटी है राइट, तब आप नोटिस करोगे उसका प्राइस राइज होता है। लेकिन जैसे ही ऑनियंस वेल अवेलेबल है हर मार्केट में, तो उसका प्राइस कंपैरेटिवली ड्रॉप या फिर रीजनेबल रहता है। तो क्योंकि अब हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक था ग्रेन्स का, तो वो उसके जो प्राइस थे वो बहुत रीजनेबल हुए, जिसकी वजह से जो लो इनकम ग्रुप्स थे राइट, अभी वो भी अच्छे से पेट भर कर खा पा रहे थे। अब हम पढ़ेंगे जो रिस्क्स थे वो जो इन्वॉल्व थे ग्रीन रेवोल्यूशन में। नो डाउट ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत सक्सेसफुल था, उन्होंने मेजर प्रोडक्शन किया इन व्हीट एंड राइस, बहुत बेनिफिट्स थे। लेकिन इसके अंदर रिस्क क्या थे कि ये जो चीज़ थे ना, बेसिकली जो भी हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन में प्लांट्स थे वो प्रोन थे पेस्ट अटैक से, यानी कि रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसे टिड्डियाँ कहते हैं या फिर ऐसे बेसिकली जो इंसेक्ट्स होते हैं जो प्लांट्स को खा जाते हैं उनको अट्रैक्ट करते थे। दूसरा है रिस्क इन इंक्रीजिंग इनकम इनइक्वालिटी, क्योंकि इसमें हमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो एक्सपेंसिव होती है, फर्टिलाइजर्स जो एक्सपेंसिव होते हैं, इरिगेशनल फैसिलिटीज़ जो बेसिकली सिर्फ रिच फार्मर्स के पास है उनको अवेलेबल होती है राइट। तो अगर ये सब हम लागू करते तो हाई चांसेस थे कि सिर्फ इन्हीं लोगों को बेनिफिट्स मिलते एंड जो पुअर थे वो और पुअर हो जाते राइट। तो बेसिकली ये 2 रिस्क रहे थे हमारे इस ग्रीन रेवोल्यूशन में। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस या फिर आप कह सकते हो बाय द गवर्नमेंट्स कंसिस्टेंट एफर्ट्स हमने इनको बहुत अच्छे से मैनेज किया। क्योंकि पहली बात, पेस्ट अटैक के रिस्क को कम करने के लिए हमने फर्टिलाइजर्स की सब्सिडीज़ दी यानी कि गवर्नमेंट ने, एंड सेकंड है तो जो इनकम इनइक्वालिटी थी राइट, वो सब्सिडीज़ के कारण बेसिकली बहुत कई कम हुई एंड हर फार्मर ये कह सकते हो ऑलमोस्ट लागू कर पाया था। So that is it for this video. In the next video we'll be covering certain more topics of this chapter. तो basically हमारे 2 या 3 मेन टॉपिक्स बाकी हैं अभी भी, बट इस वीडियो के लिए बिकॉज आई डोंट वांट टू एक्सटेंड इट टू लॉन्ग, इतना काफ़ी रहेगा जहाँ पे हमने एग्रीकल्चर सेक्टर तक पिकअप किया है। एंड इन द नेक्स्ट आई विल बी कवरिंग दोज टॉपिक्स। ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड होप यू डू वेल।